स्थिति बनी रही तो ये रीजनल वॉर संभवतः ऐसा होगा जो इतिहास में सबसे लंबा होगा। तेहरान पर इजराइल के हमलों की झड़ी लग गई है। देखिए, हर दिन हर पल जो खबरें आ रही हैं, या तो तेहरान जवाबी कार्रवाई करता है या फिर हमले का शिकार होता है। तो तेहरान में एक के बाद एक कई हमले हो रहे हैं। तेहरान के आसमान धुएं के गुबार उठाई दे रहे हैं। प्रणय उपाध्याय से एक सवाल लेना चाहूंगा। प्रणय, तेहरान में हमले भी लगातार चल रहे हैं, क्यों ये न माना जाए, जैसा कि अशरफ बता रहे थे, कि अमेरिका और इजराइल की जो तैयारी थी खाड़ी देशों में, उनको भी ये एहसास था कि ईरान पर हमले के बाद जवाबी कार्रवाई वो करेगा, आपके बेसिस को ठीक निशाना बनाएगा, जैसा कि पिछली बार किया था। क्या ऐसी संभावना नहीं है कि इतना लंबा युद्ध हो, एयर स्पेस बंद है, ऐसे में अमेरिका ही अपने सैन्य रिप्लेसमेंट को वापस कैलिब्रेट ना कर पाए, मोबिलाइज ना कर पाए, और अगर उनकी डिफेंसिव बैटरी खत्म होने लगती हैं तो इसका फायदा ईरान को मिलने लगेगा? ये आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा, और चूंकि इसको लेकर काफी एनालिस्ट इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं कि इस समय के अंदर बहुत सारी चिंता इस चीज को लेकर है, अमेरिकन बैटरीज और उनके प्रोडक्शन को लेकर, क्योंकि कितने हथियार वो दे पाएंगे, किस तरीके से रिप्लेनिश कर पाएंगे, कहां कहां स्टोरेज है, और इन तमाम चीजों की कड़ियां आपको कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के अंदर नजर आती हैं। कल जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ वो बैठे थे और उसमें उन्होंने 3 चीजों पर महत्वपूर्ण जोर दिया। एक तो उन्होंने कहा कि हम ईरान के जो हथियार हैं उनको खत्म कर रहे हैं। उसको यदि आप सेंटकॉम की तरफ से आज के दिए गए बयान से जोड़ें तो उसमें वो स्पेसिफिकली बताते हैं, एडमिरल ब्रैड कूपर, कि हम ईरान के लॉन्चर्स को टारगेट कर रहे हैं। ईरान के लॉन्चर्स को टारगेट करने का सीधा सीधा सा मतलब है कि मिसाइल को एक लॉन्चर की जरूरत होती है, ड्रोन को लॉन्चर की जरूरत होती है। और उसी तरीके से अमेरिका के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि हमने अपने हथियार कई जगह स्टोर कर रखे हैं, अलग अलग जगह पे स्टोर कर रखे हैं, ताकि हमें उन्हें कम से कम समय में लॉजिस्टिकली मूव कर सके और अपनी सेना को मुहैया करा सके। नहीं तो क्या वो इतने सक्षम हैं कि आपने गोलियां वहां पड़ी हुई, आप कह रहे हैं हम उनकी बंदूक छीन लेंगे ताकि वो फायर ना करने पाए, लेकिन अगर ऐसी स्थिति हुई तो अमेरिका के साथ भी तो वही दिख रहा है कि आपके पास या तो कहीं बंदूक नहीं है, आपका गोली कहीं और रखी, असला कहीं और रखा है, बारूद कहीं और रखा है। उनको कैलिब्रेट करने की ये इंटेलिजेंस तो कम से कम ईरान के पास भी। ये सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, लेकिन इस बीच ईरान के बातचीत के प्रस्ताव पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अब ईरान बातचीत करना चाहता है लेकिन बहुत देर हो चुकी है। बयान उस समय आया है जब अमेरिका और इजराइल की संयुक्त कार्रवाई के कारण मिडिल ईस्ट में हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि हमलों में ईरान का आक्रमण और डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। They have no navy, it's been knocked out. They have no air force, it's been knocked out. They have no air detection, that's been knocked out. Their radar has been knocked out. And just about everything's been knocked out. So we'll see how we do, but we're doing very well. We have a great military. और इस समय खाड़ी के देशों में रहने वाले लगभग 80 लाख भारतीयों के लिए एक बड़ी खबर है। विदेश मंत्रालय, भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक स्पेशल कंट्रोल रूम बना दिया है, तैयार किया है। मिडिल ईस्ट में तनाव के हालात को देखते हुए भारतीयों को समुचित जानकारी मुहैया कराने के लिए मिडिल ईस्ट में विदेश मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, ताकि जो प्रवासी भारतीय वहां रह रहे हैं, जो वहां पर मुसाफिर हैं, जो पर्यटक हैं या जो लोग वहां काम कर रहे हैं, कुवैत, कतर, सऊदी अरब के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जिसमें फोन भी किया जा सकता है। इसमें व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए गए हैं। बहरीन, ईरान, इराक, जॉर्डन, ये तमाम वो इलाके हैं जिसके लिए मदद के लिए। प्रणय, इस पर पूरी जानकारी दीजिएगा, खासकर भारतीयों के लिहाज से अगर देखें 8 मिलियन भारतीय, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि रेस्क्यू के तौर पर कुछ फ्लाइट्स गई हैं, कुछ को लेकर के आ रही हैं। बहुत संभावना यह भी कि बहुत सारे लोग वहां से निकलना भी ना चाहे, क्योंकि अब वो वहीं पर रहते हैं, उनका काम धाम वहां पर है, उन्हें लग रहा होगा कि आज नहीं कल तो युद्ध शांत हो जाएगा। मैं देख रहा था कई सारे लोग कहते हैं कि चाहे अबू धाबी हो, दोहा हो, बड़ा अच्छा उनका वहां ख्याल रखा गया है। लोगों ने कहते हैं अपने घरों के दरवाजे खोले उनके लिए। ऐसी स्थिति में इस मदद को लेकर के अभी भारत सरकार का अगला कदम क्या होगा, विस्तृत जानकारी दीजिए इस पर। देखिए, भारत सरकार ने एक कंट्रोल रूम बनाया है। साथ ही इन खाड़ी के देशों के अंदर जितने भी भारतीय दूतावास, जितने भी भारतीय कॉन्सुलेट्स हैं, वो लगातार उन लोगों के साथ संपर्क में हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो खासतौर पर शॉर्ट टर्म वीजा के लिए या शॉर्ट टर्म किसी काम के लिए गए हैं और वापस लौटना चाहते हैं, ये एक कंट्रोल रूम इसलिए भी बनाया गया है क्योंकि एक तो यहाँ से जो लोग हैं, परिवार वाले हैं, उनको चिंता होती है, कुछ ऐसी मदद होती है, क्योंकि 95 लाख से ज्यादा भारतीय वहां पर रहते हैं। आशुतोष, बहुत बड़ी संख्या है, और खासतौर पर यूएई के संदर्भ में सबसे चिंता इसलिए है क्योंकि अकेले यूएई के अंदर करीब 45 लाख भारतीय रहते हैं। खाड़ी के देश में अगर किसी एक देश में सबसे ज्यादा भारतीयों की संख्या है, जैसे दुबई की बात की जाए, अब दुबई से जब ऐसी तस्वीरें आती हैं तो जाहिर तौर पर परिवार वालों की चिंता होती है। ऐसे लोग जो कि शॉर्ट टर्म कामकाज के लिए गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों का कारोबार है, वो वहां पर जाते हैं। ऐसे में जब एयर स्पेस बंद हो गया तो कई लोग फंस गए। उनकी वापसी के लिए उनको यदि किसी मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत होती, कई लोगों के ट्रांजिट वीजा थे जो आगे जाना चाहते थे,
इस तमाम अफरा तफरी के बीच में भारत सरकार की तरफ से एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है विदेश मंत्रालय में, ताकि वो कोऑर्डिनेट कर सके किसी मदद की अगर जरूरत होती है लोगों को। इसके अलावा जो वहां भारतीय कॉन्सुलेट्स हैं वो भी लगातार वहां जो स्थानीय सरकारें हैं उनके साथ संपर्क में है। यूएई के बारे में आप जानते हैं कि जो भी लोग यूएई के अंदर फंसे हुए हैं, सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि उनके रहने और खाने का जो खर्च है वो सरकार वहन करेगी यूएई की। लेकिन भारत सरकार भी तमाम जो कम्युनिटी फंड है उसके जरिए मदद मुहैया करवा रही है। आपने कहा कि भारतीय समुदाय ने भी अपने घर खोले हैं, निश्चित रूप से ये भी चीजें वहां हो रही हैं। देखिए, बड़े पैमाने पर 95 लाख लोगों की, तमाम भारतीयों की वापसी की तो कोई संभावना हो ही नहीं सकती, क्योंकि इतने लोगों को लाना लॉजिस्टिकली संभव नहीं है। दूसरा ये कि जो शॉर्ट टर्म गए हैं, किसी कामकाज के लिए गए हैं और वो वापस लौटना चाहते हैं, उनका वीजा खत्म हो गया है या वो ट्रांजिट में कहीं और जाना चाहते थे, ऐसे तमाम लोगों को मदद सुनिश्चित करवाई जा सके, इसके लिए एक कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया है। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक ली थी, उसके अंदर इस पर व्यापक चर्चा हुई। आखिर हम क्या कर सकते हैं? भारतीय नौसेना को भी कहा गया है कि अगर कोई ऐसी जरूरत पड़ती है कि एयर रूट नहीं चल रहा है तो सी रूट से हम कैसे इवैक्यूएशन कर सकते हैं। आप जानते हैं कि यूएई से कुछ लोग, जो सऊदी अरब से कुछ लोग यूएई होते हुए और वहां से ओमान होते हुए वापस लौटे हैं, वहां से फ्लाइट चल रही हैं। तो बहुत सारे जो अल्टरनेटिव प्लान्स हैं वो वर्कआउट किए गए हैं। नहीं, कंटीजेंसी प्लान में क्या एयर इवैक्यूएशन के लिए कोई और पर कभी नहीं दिखा? इंडिगो की फ्लाइट गई है, एयर इंडिया फ्लाइट लेकर के आई है, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। लेकिन इस बीच लगातार जो खबरें हो जा रही है, ईरान पर अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले तेज हो गए हैं। तो अब से थोड़ी देर पहले जहां इजराइल ने ईरान पर बमबारी की है, हवाई हमले किए हैं, तो अब ईरान पर अमेरिका ने भी हमले किए हैं। B-1, B-2, B-52 जो बम वर्षक विमान है उनका इस्तेमाल किया गया है। और ईरान के ऊपर देखिए, सेंट्रल कमांड ने वीडियो भी जारी की है पूरे ऑपरेशन की लगातार, कि कैसे ईरान पे 2 एयर कैरियर क्राफ्ट लगाए गए हैं, कैरियर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है ईरान पर हमले के लिए। और ये संभवतः इतिहास में ऐसा समय होगा, एक लंबे समय बाद देखा गया है कि इन हमलों के लिए अमेरिका को कैसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। सुमित, आखिरी बार अगर हमें याद होगा तो इस तरह के हमले करने के लिए या तो उसे अफगानिस्तान में घुसना पड़ा था, या फिर इराक के वॉर में, या फिर लीबिया में, जहां इस तरह की ताकत लगाई गई थी। 2 कैरियर क्राफ्ट, उसके 3 बम वर्षक विमान, 50,000 से ज्यादा उसकी जो वर्कफोर्स है वो इस समय काम कर रही है। देखिए, बिल्कुल, अगर उस समय अगर देखा जाए तो अमेरिका के साथ भले ही अमेरिका ने अपने इतना बड़ा सैन्य जमावड़ा मतलब करीब 2 दशकों बाद लगाया हो, लेकिन इस समय इजराइल का साथ भी अमेरिका के साथ है। और इस पूरे रीजन में अगर आप देखें, ईरान वो तमाम देश नहीं है जिनके जिक्र हम इससे पहले कर रहे थे। ईरान की ताकत की सुप्रीमेसी जो है, खासतौर पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन अटैक में, वो इन सभी तमाम देशों से बहुत ऊपर थी। अभी ताजा हालात में हम जब बात कर रहे हैं कि देखिए क्या अमेरिका इसको कितनी जल्दी कंट्रोल करना चाहेगा। जैसे अभी पढ़े भी बता रहे थे कि देखिए, अमेरिका के लिए दिक्कत सिर्फ ये नहीं है कि ऑपरेशन जितना ज्यादा खींचेगा उसके ऊपर सैन्य प्रेशर या फिर आप कह सकते हो आर्थिक बोझ उसका आएगा, उसके ऊपर प्रेशर ये भी है कि जिस तरीके के अटैक इस समय ईरान कर रहा है मिडिल ईस्ट के देशों में, खास तौर पे अमेरिका कॉन्सुलेट्स और उनके ऑफिसेस को लेकर, वो एक मेजर कंसर्न है। क्योंकि जितना ज्यादा पैनिक, अगर कुछ और लोगों की इसमें क्षति होती है, लोग मारे जाते हैं या फिर अमेरिका को उसका नुकसान होता है, तो निश्चित तौर पर वो प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लोग सड़कों पर उतरेंगे। तो ये सारी चीजों को कैलकुलेट करते अगर आप देखें तो समझेंगे कि देखिए, अमेरिका भी चाहता है कि जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कंप्लीट हो। अमेरिका जो दावे कर रहा था, देखिए रेजिम तो वाइप आउट कर दिया, लेकिन अब जो बैलिस्टिक मिसाइल, ये देखिए अमेरिका के दावों के बीच अब ईरान की ओर से, अमेरिका को लेकर के ईरान ने एक बड़ा बयान दिया। ईरान की ओर से जो जवाबी कार्रवाई की गई कि अमेरिकी युद्धपोत को तबाह करने का दावा किया गया है। इसके पहले भी अब्राहम लिंकन पर हमले का दावा किया था ईरान ने। हालांकि अमेरिका ने जो तस्वीरें जारी की उसमें उसे खारिज कर दिया था। IRGC ने कहा है कि हिंद महासागर में अमेरिकी बेड़े पर हमला किया गया। अमेरिका को लेकर के ईरान का बड़ा दावा सामने आ रहा है। नीले समंदर में कैसे अमेरिकी फ्लीट को निशाना बनाया गया, अमेरिकी युद्धपोत को तबाह कर दिया। अशरफ वानी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। अशरफ, क्या ईरान की रणनीति अब ये समझ में आ रही है आपको? मुझे संभवतः ऐसा ही लग रहा है कि वो कोशिश कर रहा है कि इनकी पूरी बैटरी खत्म कर दी जाए, इनकी बचाव करने की जो क्षमता है वो खत्म कर दी जाए। मोबिलाइजेशन के लिए आपको समय लगेगा और उस मोबिलाइजेशन में हम आपको तब फिर हमला करेंगे, टारगेट करेंगे। और अब तो वो सीधे अमेरिकन नेवी को भी निशाना बना रहा है। जहां तक अमेरिकी नेवी को निशाना बनाने की बात थी, उसका संकेत सुप्रीम लीडर ने मरने से पहले दिया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका अगर इतनी बड़े हथियार और इतने बड़े समुद्री जहाज खाड़ी में भेज रहा है, तो वहां पर एक ऐसा हथियार भी है जो इन जहाजों को जमीन दोज यानी पानी के भीतर डुबो सकता है। तो ये वक्तव्य सुप्रीम लीडर की तरफ से ऐसे ही नहीं दिया गया होगा। उनके पास इस तरह की कैपेबिलिटी और हथियार थे या उस तरह की रणनीति थी। तलाई मिसाइल है कि जिसका इस्तेमाल किया। IRGC कह रहे कि अमेरिकी युद्धपोत को तलाई मिसाइल से मारा है और उसको पूरी तरह बर्बाद कर दिया। हालांकि अमेरिका की ओर से अभी तक इस पर कंफर्मेशन नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल
आशुतोष, और इस तरह की कैपेबिलिटीज पिछले कई सालों से जो है ईरान डेवलप कर रहा था। उनको पता था कि अगर अमेरिका और इजराइल की अगर बात करें तो उनके पास ही वही टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका के पास है, या उससे कुछ ज्यादा, और हथियारों का भी जखीरा वहीं से आता है। तो जाहिर है कि उस तरह से इस तरह के हमलों की आशंका पहले ही ईरान को थी, और उसके लिए, उसके पलटवार के लिए वो डेवलप अपनी टेक्नोलॉजी और अपने मिसाइल कर रहा था, और उसमें खुले तौर पर चीन की तरफ से और रूस की तरफ से उनको मदद भी मिल रही थी।